नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सेक्टर में। डेली सेशन चलाते हैं करंट अफेयर का। उसमें हम आगे अगले सेशन पे आज जो हमारा सेशन होगा वो होगा 12 जुलाई का सेशन। हमारा डेली का सेशन होता है, उसमें जो हम करंट के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो करवाते हैं। एक क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में आपसे पूछते हैं उसका आंसर देते हैं, एक क्वेश्चन डेली आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। हमारा डेली का सेशन होता है। आज जो नया सेशन होगा हमारा वो होगा 12 जुलाई का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले आप लोगों से अपील है दी, आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिस सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया। विश्व जनसंख्या दिवस अभी हाल ही में कब मनाया गया, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अभी हाल ही में 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा 11 जुलाई। बात करें तो हर साल 11 जुलाई का दिन दुनिया भर में विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की पहल डॉक्टर केसी जैकरियाह ने की थी। किसने कि जो डॉक्टर केसी जैकरियाह है उन्होंने इसकी पहल की थी और संयुक्त राष्ट्र ने 1989 में घोषणा की थी जनसंख्या दिवस मनाने की, और पहला जनसंख्या दिवस 11 जुलाई 1990 को मनाया गया था। विश्व जनसंख्या दिवस 2024 की थीम की बात करें तो थीम है किसी को पीछे न छोड़ना, सभी की गिनती करना। ये जो है विश्व जनसंख्या दिवस 2024 की थीम है, किसी को पीछे न छोड़ना, सभी की गिनती करना इस बार की थीम है विश्व जनसंख्या दिवस की। अब बात कर लेते हैं जुलाई के जो हमारे दिवस हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। तो कह रहा है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है, विश्व खेल पत्रकारिता दिवस 2 जुलाई को, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 3 जुलाई को, पालतू पशु स्मरण दिवस 5 जुलाई को, विश्व जूनोसिस दिवस 6 जुलाई को, विश्व बैडमिंटन दिवस 5 जुलाई को मनाया जाता है और राष्ट्रीय ब्लूबेरी दिवस 8 जुलाई को, विश्व की स्वाहिली भाषा दिवस 7 जुलाई को और राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस 10 जुलाई को मनाया जाता है। जी हमारे जुलाई के कुछ दिवस हैं जिनको हमने रिवाइज किया। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में दुनिया की पहली मिस एआई कौन बनी। दुनिया की पहली मिस एआई कौन बनी है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। केंजा लाइली जो है वो अभी हाल ही में दुनिया की पहली मिस एआई बन गई हैं, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा केंजा लाइली। बात करें तो मोरक्को की केंजा लाइली दुनिया की पहली मिस एआई बनी है। कौन, मोरक्को की है ये केंजा लाइली जो दुनिया की पहली मिस एआई बनी है। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चार्ट में पहला स्थान हासिल किया है। केंजा लाइली ने खुद को बनाने वाली मरियम बेशा के लिए $20,000 का ग्रैंड प्राइज भी जीता है। एआई मॉडल केंजा लाइली 7 अलग अलग भाषाओं में अपने फैंस के साथ जुड़ने के लिए 24/7 उपलब्ध है। केंजा लाइली का लक्ष्य अपने प्रसिद्धि का उपयोग करके महिलाओं को सशक्त बनाना, पर्यावरण की रक्षा करना और एआई के बारे में सकारात्मक जागरूकता फैलाना इसका उद्देश्य है। आप देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों को 150 किलोमीटर तक बस पास की सुविधा देने की घोषणा की है। किस राज्य सरकार के द्वारा छात्रों को 150 किलोमीटर तक बस पास की सुविधा देने की घोषणा की गई है, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा अभी हाल ही में छात्रों को 150 किलोमीटर तक बस पास की सुविधा देने की घोषणा की गई है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। हरियाणा की बात करें तो राजधानी है चंडीगढ़ और स्थापना दिवस है 1 नवंबर 1966। यहाँ के जो गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय और यहाँ के सीएम कौन है, नायब सिंह सैनी यहाँ के सीएम हैं। बात करें तो हरियाणा में छात्र अब 150 किलोमीटर की दूरी तक बस पास बनवा सकेंगे। अभी तक केवल 60 किलोमीटर तक की दूरी तक के ही पास बनाए जा रहे थे। छमाही आधार पर बस पास जारी किए जाएंगे। छात्राओं को पहले से ही बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान की गई है। हरियाणा में स्थित सभी सरकारी एवं मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को बस पास की सुविधा दी जाएगी। तो 150 किलोमीटर तक की दूरी का बस पास अब बनवा सकते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में किसने सार्वजनिक मनोरंजन पोर्टल लॉन्च किया है। किसके द्वारा सार्वजनिक मनोरंजन पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा।
विनय कुमार सक्सेना के द्वारा अभी हाल ही में सार्वजनिक मनोरंजन पोर्टल वो लॉन्च किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, विनय कुमार सक्सेना। बात करें तो दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सार्वजनिक मनोरंजन पोर्टल का नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के कन्वेंशन सेंटर में लॉन्च किया है। इस पोर्टल के तहत मनोरंजन गतिविधियों के लाइसेंस लेने के लिए लोगों को ऑनलाइन एक ही पोर्टल में सारी प्रक्रिया प्राप्त होगी। एकीकृत पोर्टल कागजी कार्रवाई को काफ़ी कम कर आवेदन प्रक्रिया को सरल और सुव्यवस्थित करता है। इसके तहत आवेदनकारियों को एमडीसी, दिल्ली अग्निशमन सेवा और दिल्ली पुलिस जैसी विभिन्न नियामक प्राधिकरणों के दफ्तरों में एक एक कर जाने के बजाय एक ही मंच पर एकीकृत करके ऑनलाइन आवेदन वो अब कर सकते हैं। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है हाल ही में किसे राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया गया। किसे राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रमुख राष्ट्रीय सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को जो है अभी हाल ही में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। बात करें तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की पूर्व महानिदेशक और विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन की राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया है। वह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में निःशुल्क आधार पर अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस देश के माउंट एटना और एट्रोम्बोली ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। किस देश में स्थित है माउंट एटना और एट्रोम्बोली ज्वालामुखी, जिसमें अभी हाल ही में विस्फोट हुआ है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इटली में स्थित है ये माउंट एटना और एट्रोम्बोली ज्वालामुखी, जिन पे अभी हाल ही में विस्फोट हुआ है। बात कर लें तो इटली की बात कर लेते हैं। तो राजधानी यहाँ की है रोम, इटली की राजधानी रोम और यहाँ की मुद्रा यूरो है। इंडोनेशिया की राजधानी नुसंतारा और यहाँ की मुद्रा है रुपया। जापान की राजधानी टोक्यो और यहाँ की मुद्रा है येन। चिली की राजधानी सैंटियागो और यहाँ की मुद्रा है चिली पेसो। अब देख लेते हैं डिटेल। तो बात करें तो हाल ही में इटली में माउंट एटना और स्ट्रोम्बोली में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण गर्म राख तथा लावा निकला है। इटली में माउंट एटना में ये जो है अभी लावा निकला। यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, विश्व के सबसे बड़े ज्वालामुखियों में से एक है। इसके अलावा यह भूमध्य सागरीय द्वीप पर सबसे ऊंचा पर्वत और विश्व भर में सबसे सक्रिय स्ट्रेटोवोल्केनो है। स्ट्रोम्बोली की बात करें तो यह एक स्ट्रेटोवोल्केनो है। इटली के सिसिली के उत्तरी तट पर टायरिनियन सागर में स्थित एक छोटा सा द्वीप भर है, जहाँ पर अभी हाल ही में विस्फोट हुआ। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में गिग वर्कर्स विधेयक लाने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा बन गया। कौन सा विधेयक? गिग वर्कर्स विधेयक लाने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा बन गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कर्नाटक जो है वो गिग वर्कर्स विधेयक लाने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, कर्नाटक। कर्नाटक की बात कर लेते हैं, राजधानी है बेंगलुरु और स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 है। यहाँ के जो गवर्नर है थावरचंद गहलोत और यहाँ के सीएम है सिद्धारमैया, जो है यहाँ के सीएम का नाम है। बात करें तो हाल ही में कर्नाटक राजस्थान के बाद गिग वर्कर्स के लिए कानून लाने वाला दूसरा राज्य बन गया है। किसके बाद? राजस्थान के बाद दूसरा राज्य कर्नाटक बन गया है। कर्नाटक सरकार ने इस कानून जो कर्नाटक प्लेटफॉर्म आधारित गिग कर्मकार सामाजिक सुरक्षा और कल्याण विधेयक है, इसका प्रारूप संस्करण प्रस्तुत किया है, जिसका लक्ष्य है बोर्ड कल्याण कोष और शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित कर राज्य में प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण को विनियमित करना इसका उद्देश्य है। गिग वर्कर्स की बात करें तो सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के अनुसार गिग इकोनॉमी एक श्रम बाजार है जो पूर्णकालिक स्थायी कर्मचारियों के बजाय स्वतंत्र ठेकेदारों और
फ्रीलांसरों द्वारा भरे गए अस्थायी और अंशकालिक पदों पर बहुत अधिक निर्भर करता है तथा साथ ही वे ऐसी गतिविधियों से लाभ अर्जित करते हैं, ये गिग वर्कर्स होते हैं। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में यूनेस्को ने कितने नए बायोस्फीयर रिजर्व नामित किए हैं। यूनेस्को ने कितने नए बायोस्फीयर रिजर्व नामित किए हैं, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हाल ही में यूनेस्को के द्वारा 11 नए जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो नामित किए गए हैं, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें तो यूनेस्को ने पहली बार बेल्जियम और गाम्बिया सहित 10 देशों में 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व नामित किए हैं, जिससे बायोस्फीयर रिजर्व के वैश्विक नेटवर्क 136 देशों में बढ़कर 759 साइटों तक हो गया है। अब जो बात कर ली, जो 11 बायोस्फीयर रिजर्व नामित किए गए हैं उनको देख लेते हैं। पहला है केम्पेनब्रोक ट्रांस बाउंड्री बायोस्फीयर रिजर्व, बेल्जियम, किंगडम ऑफ नीदरलैंड। दूसरा है डेरेन नार्टो चोकोनो बायोस्फीयर, जो कोलंबिया का है। तीसरा है मैड्रे डी लास अगुआस बायोस्फीयर, ये है डोमिनिकन गणराज्य का। चौथा है न्यूमी बायोस्फीयर, ये गाम्बिया का है। कोली यूगेनी बायोस्फीयर रिजर्व, इटली का। जूलियन आल्प्स ट्रांस बाउंड्री बायोस्फीयर रिजर्व, इटली, स्लोवेनिया। खार उस लेक बायोस्फीयर रिजर्व, मंगोलिया का। अपाया ओस बायोस्फीयर रिजर्व, फिलीपींस का। चांगयोंग बायोस्फीयर रिजर्व, कोरिया गणराज्य। और वेल डी अरन बायोस्फीयर रिजर्व, स्पेन का। और लास्ट है 11वां इराती बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी स्पेन का है। तो 11 जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं अभी हाल ही में यूनेस्को द्वारा नामित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देख ले, कह रहा है हाल ही में किस आईआईटी ने हिंदी और अंग्रेजी में बीटेक कराने की घोषणा की है। किस आईआईटी के द्वारा हिंदी और इंग्लिश में बीटेक कराने की घोषणा की गई है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। आईआईटी जोधपुर के द्वारा ये घोषणा की गई है कि आईआईटी जो बीटेक है उसको अब इंग्लिश और हिंदी दोनों में कर सकते हैं। बात करें तो आईआईटी जोधपुर की तरफ से अब एक नई पहल शुरू की गई है, जिसके तहत अब बीटेक की पढ़ाई हिंदी में भी की जा सकेगी। इस संस्थान ने 2020 में बनी नीति के तहत हिंदी में बीटेक के कोर्स को लॉन्च किया है। एडमिशन की प्रक्रिया में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। हिंदी में कोर्स चुनने वालों को भी उनके जेईई एडवांस के अंकों के आधार पर ही एडमिशन दिया जाएगा। पहले साल के छात्रों को यह ऑप्शन दिया जाएगा कि वो भाषा के तौर पर हिंदी या अंग्रेजी में से किसी एक का चुनाव करें और उसी आधार पर उन्हें अलग अलग सेक्शन में डाला जाएगा, जबकि दोनों सेक्शनों में पढ़ाने वाले टीचर जो होंगे वो सेम ही होंगे। तो ये आईआईटी जोधपुर के द्वारा शुरू किया। अभी आपको याद हो तो बिहार राज्य ने मेडिकल की जो पढ़ाई है उसको भी हिंदी में शुरू करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में 16वें वित्त आयोग द्वारा गठित 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। जो 16वें वित्त आयोग द्वारा गठित 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पूनम गुप्ता को अभी हाल ही में जो 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन हुआ है उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, पूनम गुप्ता। बात करें तो अरविंद पनगड़िया जो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं की अध्यक्षता वाले 16वें वित्त आयोग ने एक 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन किया, जो आयोग को संदर्भ की शर्तों पर सलाह देगी, शोध पत्र तैयार करने में सहायता करेगी और आयोग के दायरों को व्यापक बनाने में भी मदद करेगी। 5 सदस्यीय पैनल की संयोजक राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद की महानिदेशक और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की अंशकालिक सदस्य पूनम गुप्ता होंगी। पैनल के अन्य सदस्यों की बात कर लें तो अन्य सदस्य जो हैं वो ईवाई के मुख्य नीति सलाहकार डीके श्रीवास्तव हैं, एक्सिस बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री नीलकंठ मिश्रा हैं, जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जो है UIDAI के अंशकालिक अध्यक्ष और EACPM के अंशकालिक सदस्य भी हैं। कौन? डीके ये नीलकंठ मिश्रा। और HSBC के मुख्य भारत अर्थशास्त्री प्रांजल भंडारी और बैंक ऑफ अमेरिका के भारत और आसियान आर्थिक शोध प्रमुख राहुल बजोरिया परिषद के अन्य सदस्य हैं। तो 5 सदस्यों की ये
जो है पूरी परिषद है, इसमें अध्यक्ष होंगी पूनम गुप्ता और सदस्य हैं DK श्रीवास्तव, नीलकंठ मिश्रा हैं और कौन है प्रांजुल भंडारी और हैं राहुल बजोरिया। तो ये 5 सदस्यों की एक परिषद गठित की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में कौन सा राज्य सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। कौन सा राज्य है जो रोड एक्शन प्लान जो है रोड एक्शन प्लान अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, राजस्थान बन गया है जिसने रोड एक्शन प्लान अपनाया है, वो पहला स्टेट ऐसा बन गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। राजस्थान की बात करें, राजधानी जयपुर है। स्थापना दिवस 30 मार्च 1949। यहाँ के जो गवर्नर है कलराज मिश्र और यहाँ के CM है भजन लाल शर्मा। बात करें तो राजस्थान 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं में 50% कमी लाने के उद्देश्य से 10 वर्षीय सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा। यह नीति आम जनता में सड़क सुरक्षा प्रावधानों के बारे में जागरूकता पैदा करेगी तथा सड़क सुरक्षा नियमों के अनुपालन के लिए व्यावहारिक परिवर्तन लाएगी। कार्य योजना 3 चरणों में क्रियान्वित की जाएगी। पहला चरण 2025 से 2027 तक, दूसरा 2027 से 2030 तक और तीसरा 2030 से 2033 तक चलेगा। इसमें गति सीमा, सुरक्षित दूरी, यातायात सिग्नल, सड़क अवरोधों का उपयोग, पैदल यात्री सुरक्षा, सीट बेल्ट, हेलमेट और वाहन बीमा के उपयोग के विभिन्न पहलुओं पर जोर दिया जाएगा। तो राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा ये शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में बहुपक्षीय रक्षा अभ्यास एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। कौन सा एक्सरसाइज पिच ब्लैक का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। जो एक्सरसाइज पिच ब्लैक है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, राजधानी कैनबरा और यहाँ की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। रूस की राजधानी मास्को और यहाँ की मुद्रा है रूबल। जापान की बात कर चुके हैं, अमेरिका की बात भी हम ऊपर कर चुके हैं। बात करें तो अभ्यास पिच ब्लैक 12 जुलाई से 2 अगस्त 2024 तक ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। हर 2 वर्ष में आयोजित होने वाला पिच ब्लैक अभ्यास बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय विमानों को शामिल करते हुए बड़े बल नियोजन मिशनों पर केंद्रित होता है। पिच ब्लैक 24 अभ्यास 43 सालों के इतिहास में सबसे बड़ा अभ्यास होगा। इसमें 20 प्रतिभागी देश और दुनिया भर से 140 से ज़्यादा विमान शामिल होंगे, जिसमें लगभग 4,435 कर्मचारी इसमें हिस्सा लेंगे। ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा नाऊ मन जारू कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की गई है। किस राज्य सरकार के द्वारा अभी हाल ही में नाऊ मन जारू कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की गई है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा अभी हाल ही में नाऊ मन जारू कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की गई है। कर्नाटक का डिटेल हम ऊपर देख चुके हैं, तो दोबारा उसकी आवश्यकता नहीं है। बात कर लें तो राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों को सामाजिक सद्भाव, सहिष्णुता और वैज्ञानिक सोच के केंद्रों में बदलने के घोषित उद्देश्य से सरकार ने इस शैक्षणिक वर्ष से नाऊ मन जारू कार्यक्रम के कार्यान्वयन का आदेश दिया है। नाऊ मन जारू कार्यक्रम के तहत कक्षाओं के दौरान बच्चों को समाज सुधारकों और क्रांतियों के बारे में पढ़ाया जाएगा। छात्रों को शैक्षणिक उद्योगों, आसपास के ऐतिहासिक स्थानों का दौरा कराया जाएगा। समाज में असमानता को खत्म करने आदि पर चर्चा उनसे की जाएगी। इस कार्यक्रम के लिए प्रति सप्ताह 2 घंटे 40 मिनट के 3 पीरियड समर्पित किए जाएंगे। इसके लिए संसाधन, व्यक्तियों, विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाएगा तथा सामाजिक सद्भाव, वैज्ञानिक सोच और सह अस्तित्व को बढ़ावा देने के लिए उनके साथ बातचीत का आयोजन किया जाएगा। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसने ग्रो विद द ट्रीज वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया है। किसके द्वारा ग्रो विद द ट्रीज जो वृक्षारोपण अभियान है उसका आयोजन किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, BSF के द्वारा ग्रो विद द ट्रीज जो वृक्षारोपण अभियान है उसका आयोजन किया गया है।
BSF मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है उसके द्वारा। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें तो सीमा सुरक्षा बल जो BSF है और भारतीय स्टेट बैंक ने पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए श्रीनगर स्थित BSF मुख्यालय में पेड़ों के साथ बढ़ें ग्रो विथ ट्रीज वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया है। इस पहल का उद्देश्य हरियाली भरा वातावरण बनाना और वृक्षारोपण के महत्व को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है हाल ही में भारत का पहला टूरिज्म इंडेक्स म्यूचुअल फंड किसने लॉन्च किया है। भारत का पहला टूरिज्म इंडेक्स म्यूचुअल फंड किसने लॉन्च किया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। टाटा एसेट मैनेजमेंट के द्वारा अभी हाल ही में भारत का पहला टूरिज्म इंडेक्स म्यूचुअल फंड लॉन्च किया गया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें तो टाटा म्यूचुअल फंड ने टाटा निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स फंड लॉन्च किया जो देश का पहला टूरिज्म इंडेक्स फंड है जिसमें निफ्टी 500 का हिस्सा बनने वाली कंपनियों का कलेक्शन शामिल किया जाएगा। ये बाकी डिटेल दिया है, आप इसको देख लीजिएगा। हम इसको बताएंगे तो बहुत टाइम लगेगा और इस तरह से हमारे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो ख़त्म होते हैं। अब देखेंगे आगे एक क्वेश्चन जो डेली आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस देश ने 16 कीटों के मानव उपभोग के लिए मंजूरी दी है। ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी जापान, या ऑप्शन सी अमेरिका, या ऑप्शन डी मलेशिया। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अब एक क्वेश्चन डेली जो आपसे पूछते हैं लास्ट वीडियो में उसका आंसर देते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में वर्ष 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। तो आंसर हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र को वर्ष 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। इस तरह से जो हमारा डेली का सेशन होता है वो ख़त्म होता है और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको हमारा जो डेली सेशन होता है उसकी PDF विद आंसर मिलेगी जिससे आपको रिवीजन में आसानी होगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। और जाने से पहले आप लोगों से अपील है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।